आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 का ये लेक्चर 8 है। और आपको पता है हमने 6 और 7 लेक्चर में हमने एसएससी सीजीएल प्री 2024 के टॉप क्वेश्चंस किए थे। और आज ये आखिरी क्लास है एसएससी सीजीएल 2024 के टॉप क्वेश्चंस की। और अगर आपने आईएमआर देख रखा है 6-7 तो आप ये वाला लेक्चर देख लो। अगर आपने 6-7 लेक्चर नहीं देखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कल मैं ये तीनों लेक्चर कंपाइल करके पीवाईक्यू डोज 5 में डाल दूंगा, क्योंकि ये आपके सीजीएल 2024 के प्री के टॉप क्वेश्चंस है, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपको पीवाईक्यू डोज 5 में कल मिल जाएगा। ठीक है। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और, टेक्स्ट बुक पे कल से सेल आएगी, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना हो तो आप SHEK12 कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। कल परसों 2 दिन सेल रहेगी, तो आप वहां पे ले सकते हो, आपको सस्ता मिल जाएगा काफी। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे है, लेकिन उससे अलग है। जैसा हमने सीखा था उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे क्या था, वहां पे आपका जो शॉपकीपर है या जो भी है, वो जितना सामान खरीद रहा था पूरा ही बेच दे रहा था। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। मैंने क्या बोला, जो हमने अब तक पढ़ा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसमें क्या हो रहा था कि वो जितना भी सामान खरीद रहा था पूरे को बेच दे रहा था। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली बात तो जितना सामान खरीद रहा है वो पूरा नहीं बेच रहा है। जितना सामान खरीद रहा है पूरा नहीं बेच रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट रुपए में निकालें तो उसको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये थोड़ा सा दो डिफरेंस है इसमें। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करना और ज्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट जो बातें बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। और जो भी आपने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रखा है सब कुछ भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ, जिसको मतलब ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा ज्ञान नहीं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है, बाकी ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है। बस 2 मिनट आप मेरी बात सुनो, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा ये भी। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। आपके पास शुरू में 10 रुपए है। आपके पास शुरू में 10 रुपए है। आपने क्या किया, इस 10 रुपए का 10 टॉफी कर लिया। 1 रुपए की 1 टॉफी आती है, तो आपने 10 रुपए की 10 टॉफी खरीद ली। ठीक है। आपके पास शुरू में 10 रुपए थे। अब आपके पास एक भी रुपए नहीं बचा, क्योंकि आपके पास 10 टॉफी आ चुकी है। शुरू में आपके पास 10 रुपए था, बस इतना बात ध्यान रखना, शुरू में आपके पास 10 रुपए था। अब आपके पास 10 टॉफी है। आपने क्या किया, 10 टॉफी में से 9 टॉफी को आपने 11 रुपए में बेच दिया। मतलब आपके पास 9 + 1 मतलब 10 टॉफी है। आपने 9 टॉफी को 11 रुपए में बेच दिया। 11 रुपए में बेच दिया। अब आपके पास 11 रुपए प्लस 1 टॉफी है कि नहीं, बिल्कुल है, यही तो है भाई। अब आपके पास 11 रुपए 1 टॉफी। अब आप ध्यान से सुनो, आपके पास शुरू में 10 रुपए था। अब आपके पास 11 रुपए प्लस 1 टॉफी है। यही तो है भाई, यही तो बात है ना भाई। आपके पास शुरू में 10 रुपए था, अब आपके पास 11 रुपए प्लस 1 टॉफी है। तो आप ये भी कह सकते हो ये आपका कॉस्ट प्राइस था और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि भाई आपके पास इसके बदले में आपके पास ये चीज आ चुकी है, ऐसा कुछ कह सकते हो। नहीं कहना चाहते कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बता दो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ। आपके पास शुरू में 10 रुपए था, अब आपके पास 11 रुपए प्लस 1 टॉफी है। तो आपके पास 1 रुपए का प्रॉफिट प्लस 1 टॉफी का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, आप बस मुझे ये बता दो। आपके पास 1 रुपए प्लस 1 टॉफी का प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट है। अब आप एक बात और समझो कि 1 रुपए का तो आपको प्रॉफिट हुआ है, साथ में 1 टॉफी का प्रॉफिट हो, तो इसका आप कॉस्ट प्राइस लिखोगे, आप सेलिंग प्राइस नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने इसको बेचा नहीं है अभी। इसको बेचे होते तो आप उसका सेलिंग प्राइस काउंट करते, जो भी आपको रुपए मिलता। लेकिन आपने इसको बेचा नहीं है, आपके पास ये टॉफी पड़ी हुई है, तो इसका आप कॉस्ट प्राइस ही काउंट करोगे अपने प्रॉफिट में, क्योंकि आपके पास 1 रुपए प्लस 1 टॉफी का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 टॉफी का आप कॉस्ट प्राइस काउंट करोगे, अगर आपको रुपए में काउंट करना है तब। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। हमारे पास शुरू में 10 रुपए था, अब हमारे पास 11 रुपए प्लस 1 टॉफी है। तो हमें अगर निकालना है प्रॉफिट तो 10 रुपए को माइनस कर दो, तो 1 रुपए प्लस 1 टॉफी का प्रॉफिट है। तो 1 रुपए तो 1 रुपए है, एक टॉफी भी है मेरे पास जिसका कॉस्ट प्राइस 1 है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली, एक टॉफी का कितना था कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए था। तो आपके पास बेसिकली 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई अगर आपको टॉफी खरीदना पड़ता तो आपको 1 रुपए की जरूरत थी कि नहीं। समझ रहे हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो 1 रुपया एक टॉफी आपको खरीदना था, या आप समझ लो वही सेम दुकान पे वापस कर दो, ऐसे भी तो कर सकते हो। तो 1 रुपया आपको वापस मिल जाएगा, तो 2 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से सोच सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से सुनना। अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट वेट ऑफ 1000 ग्राम इन अ 3 kg वेट। मतलब आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक सेकेंड, मतलब 3000 की जगह 2900 ग्राम ही दे रहे हो। तो 3000 ग्राम की जगह 2900 ग्राम ही आप उसको दे रहे हो, जो भी आपके पास खरीदने आ रहा है। ये मतलब हुआ, मतलब 100 ग्राम का आपको
वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटैटो टू चारू यूजिंग सेम फॉल्टी वेट। सेम फॉल्टी वेट मतलब वो 3 kg पोटैटो दे रहा है चारू को, लेकिन फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है, मतलब वो 2900 ग्राम ही दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसने क्या किया है, पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो फॉर द सेलर वॉज 12 रुपए पर केजी। जो सेलर है वह 12 रुपए पर केजी से 3 किलो पोटैटो लाता है। ठीक है, मतलब 36 रुपए का ये लाता है पोटैटो। यही तो हुआ, 36 रुपए का पोटैटो लाता है। लेकिन अब वो फॉल्टी वेट का यूज करके उसको 3 kg दे रहा है 46 रुपए में। उसको 46 रुपए में 3 देता है, लेकिन फॉल्टी वेट का यूज करता है, मतलब उसको 3 kg नहीं देता है, वो उसको 2900 ग्राम ही देता है। ठीक है, 2900 ग्राम ही देता है उसको। जब उसको 2900 ग्राम देता है, मतलब 100 ग्राम इसके पास अभी भी है, मतलब इसके पास 100 ग्राम अभी भी है। यही तो हुआ। उसके पास शुरू में 36 रुपए का खरीदा, 36 रुपए, आप ये समझ लो कि उसके पास शुरू में 36 रुपए थे, उसने 36 रुपए का खरीद लिया क्या, आलू। अब उसने 46 रुपए में बेच दिया, तो 2900 ग्राम इसने 46 रुपए में बेच दिया, क्योंकि वो फॉल्टी वेट का यूज करके बेच रहा है, मतलब 3 kg बेच रहा है, लेकिन वो इतना ही बेच रहा है, इतना ही बेच रहा है। 46 रुपए में प्लस उसके 100 ग्राम पड़ा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो उसको फायदा हुआ है 36 रुपए था, अब 46 प्लस इतना है, तो उसको 10 रुपए का प्लस 100 ग्राम का फायदा हुआ है कि नहीं। इतना ही तो फायदा हुआ है। अब ये 100 ग्राम का हम सीपी निकालेंगे। सीपी क्यों निकालेंगे, क्योंकि 100 ग्राम इसके पास पड़ा है, सेम दुकान पे वापस कर दो तो भाई इसका रुपए दे देगा, इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये 100 ग्राम का सीपी कैसे निकालें, आपको पता है 12 रुपए पर केजी है, तो 12 रुपए पर केजी मतलब 1000 ग्राम आपको 12 रुपए का ही तो मिलता है। 12 रुपए का मिलता है, तो आपको 100 ग्राम कितने रुपए का मिलेगा, 1.2 रुपए का मिलेगा। तो मतलब ये जो 100 ग्राम की वैल्यू है वो 1.2 रुपए है, 1.2 रुपए है। तो टोटल इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 11.2 का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझाने में समय लगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसको आप तुरंत उड़ा सकते हो, ऑब्वियस है, तुरंत। इसमें कोई बहुत महान बात थोड़ी ना है, ऐसे करना है सिंपल। अगर मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा समझा दे रहा हूँ या साइड में समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, सॉरी। देखो, आपको पता है कि 12 होता है 36, 36 होता है, 36 रुपए में इसने खरीदा, 46 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। साथ में उसने 2900 ग्राम ही बेचा, क्योंकि 100 ग्राम कम है ना, मतलब 100 ग्राम कम बेच रहा है, तो 10 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, साथ में 100 ग्राम का भी प्रॉफिट हुआ है। और 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, यहां से निकाल लोगे, 12 रुपए का 1 kg, तो 100 ग्राम 1.2 रुपए का, तो 1.2 11.2। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और आया है, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, हमें बताना है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन समझते हो, नो सोल्यूशन मतलब होता है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले तो आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। तो एक बार अगर देखो, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, मतलब इंटू 2 कर दिया, मतलब आप 1/2 ही आएगा, 5/10 5/10 ही आएगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आपका 5 1/2 आ जाएगा, 8/16 1/2 ही तो होता है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये आप कह सकते हो ओवरलैपिंग लाइन है, या कह सकते हो दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेम इक्वेशन हो गई, मतलब ये आपके ओवरलैपिंग लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। अब यहाँ पे देखो, ये 5x माइनस 7y है, यहाँ पे 5x प्लस 7y है, तो ये आपका ऐसे ही चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये देखो 5x प्लस 7y है, और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, ठीक है, क्योंकि आप देखो आपका 1/1 इक्वल्स टू 1/1 नॉट इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है, तो ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सारी बातें पता है, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, क्योंकि भाई ये एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स कॉमन है इनमें, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स, 18% ऑफ येलो मार्बल। देखो, अब देखो, आपको y को y मानोगे ना, तो यहाँ पे 18% निकालने के लिए 18/100 इंटू वाई करना पड़ेगा। इस केस में हमेशा हम जो बॉल को मानते हैं शुरू में मार्बल्स को,
वो 100y येलो हो गया और 100b आपके ब्लू बॉल्स हो गए, मार्बल्स हो गए, ऐसे मानते हैं। ऐसे क्या होगा, ऐसे ये होगा कि जो हमें कंडीशन दी है ना 18% ऑफ येलो मार्बल, इसका 18% क्या हो जाएगा 18y, इसका वर एडेड टू 24% ऑफ येलो, 24% कितना हो जाएगा 24b, और इसकी वैल्यू 30 दी है, ये इक्वल्स टू 30 हो गया। अब और क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, येलो मार्बल का 3 टाइम्स 300y एक्सीड मतलब ज्यादा है माइनस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स 200b इक्वल्स टू आपको 200 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे रेशियो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो बताना है ना, यहाँ पे हिंदी में सही लिखा है वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर का रेशियो बताना है, तो बस निकाल लो वाई और बी को निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि 24 25 आपका 120 होता है, और ये इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1200 बन जाएगा, और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1200 बन जाएगा। अब आपको लिखना नहीं है 2 बार, आपको पता है बीच वाला तो कट जाएगा ऐड करने पे, तो ऐड करना है। तो देखो 18 25 होता है 90 900, और 36 होता है 1800, 1800 900 2700y, यही तो हुआ, इक्वल्स टू 5 3 1500 6 दूना 1200, तो 1500 1200 2700 हो गया, ठीक है 2700 हो गया। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 आ चुकी है, y की वैल्यू 1 आ गई, इसमें डाल दो, y की वैल्यू 1 डाल दिए आप, तो यहाँ पे हो गया 12, 12 हो गया तो 24 भी छोड़ दो 12, तो 12 मतलब b क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी 0.5 हो जाएगी। अब आपको y रेशियो b जो आएगा वो 2:1 आ जाएगा, लेकिन आपको y स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना तो 4:1 आपका आ जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना, यहाँ पे बस मेन बात क्या ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पे हम 100y 100b मान के चलेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन आगे की इजी हो जाए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट छूटा नहीं ना, नेक्स्ट आओ। क्या कह रहा है कि इन अ ट्रेंगल ए बी सी एक ट्रेंगल है जिसमें डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, डी एल इज परपेंडिकुलर टू आपका ए बी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इतनी बात क्लियर है। एंड डी एल, पहली बात तो ये मिड पॉइंट है तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा, और डी एल डी एम के इक्वल है तो आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप देख रहे होगे आर एच एस से, अगर आप ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं इसका, वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखो, तो अगर आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखो तो आपको दिख रहा है आर एच एस से ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल होगा वह आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपका ये पूरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। आसान सा था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो क्या पूछा है आपसे, यूनिक सोल्यूशन ए वन मतलब एक्स का रेशियो नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू 6 अपॉन के प्लस 4, 4k प्लस 16 इक्वल्स टू 36, 4k इक्वल्स टू बी, सॉरी नॉट इक्वल टू, तो k नॉट इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ चीजें और बता दो। पहली बात आप मुझे बता दो कि जैसे ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखी है, और x1 कॉमा y1 से मुझे इसकी परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स डाल देना है, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी इसका मॉड लेते थे अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई देखो, दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर मैं ये पूछूं तो कैसे निकालते थे, पहले तो हमें जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वस टू 0 दिया, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वस टू 0 दिया है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज को बराबर बना लेना है, ये चीज ए बी को बराबर बना लेना। उसके लिए जैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर एक क्वेश्चन दिखाऊं, ये वाला जो क्वेश्चन था कि मान लो आपका यहाँ पे होता, यहाँ पे मान लो आपका 32 होता, ठीक है, यहाँ पे 32 होता, इसकी जगह 32 होता, और आपको इन दोनों के बीच में पहले बताओ ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि आपका a1 अपॉन a2 प्लस इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो आपके ये पैरेलल लाइंस है। लेकिन आपको इसको बराबर बनाना है, इसको, ये 5x7y दिख रहा है तो यहाँ पे भी आपका 5x7y दिखना चाहिए, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। जब आपने 2 से डिवाइड कर दो, ये 5x प्लस 7y और ये 32 है, तो आपका माइनस 16 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, और ये आपका 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। आपको इसको बराबर कर लेना। अब आपको c1 माइनस c2 करना, तो ये माइनस ये कर दो,
तो आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि आपको मॉड लेना है, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है। मैंने क्या क्या आपको यहाँ फार्मूला भी समझा दे रहा हूँ कि अगर ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने ए एक्स बी वाई इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो आपका C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 कुछ भी कह दो, आपको मॉडल लेना है, आपको नीचे ये करना है। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि अ बोटमैन रोज टू अ प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। ठीक है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर वो टाइम को कांस्टेंट रखता है तो जितने देरी में वो 10 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, उतने देरी में वो 4 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है अगर टाइम को कांस्टेंट रखे तब। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो जितने टाइम में 10 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम जाता है उतने देरी में वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है 10:4। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा, या 10:4 भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई वो दिक्कत नहीं है। 10:4 लिख गया, ये स्पीड का रेशियो है। अब अगर मैं डिस्टेंस को कॉमन कर दूं, सेम कर दूं, क्योंकि डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो आपका 4:10 हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो 14 घंटा आ रहा है, जो कि 14 घंटा यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो मुझे मतलब इंटू 1 ही करना है जो कि ऑलरेडी है। तो 4 घंटा लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम जाने में 10 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ, क्योंकि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो 30 किलोमीटर जाने में उसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो ये आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड आ चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से निकालूं तो ये 7.5 आ रहा है और ये आपका कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 3। अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करते हैं। अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ रिवर निकालना रहता है तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 4.5 डिवाइड बाई 2, जो कि आपका 9/4 आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया और हमने ऐसे तरीके लगा रखे हैं बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द सैलरी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू 960,000। पी एंड क्यू सेव 64 एंड 44% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे आया करें ना कि ये दोनों अपने सैलरी का 64% और 44% बता रहे हैं, तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप सैलरी को कितना मानोगे? सैलरी को आप मानोगे 100 पी की सैलरी होगी और 100 क्यू आपकी क्यू की सैलरी होगी, जिसमें से इनकी जो सेविंग्स है वह 64 पी और 44 पी रिस्पेक्ट 44 क्यू रिस्पेक्टिवली है। और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो इसका एक्सपेंडिचर 36 पी हो जाएगा। ऑब्वियस है, सैलरी में से अगर मैं सेविंग्स को माइनस कर दूँ तो एक्सपेंडिचर हो जाता है, और यहाँ पे 56 क्यू इनका एक्सपेंडिचर है। अब हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है पी और क्यू का 1.5, मतलब 3/2 है। तो इसका एक्सपेंडिचर इतना था, इसका एक्सपेंडिचर इतना था, इनका ही रेशियो मतलब 1.5 टाइम्स, मतलब ये 3/2 है। तो ये आपका हो गया 28, ये हो गया आपका 12, 4 से काट दो 3 और हो जाएगा 7। तो P और Q का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7/3। ठीक है, और हमें किसका रेशियो बताना है? व्हाट द रेशियो ऑफ P सैलरी एंड Q सैलरी, मतलब 100P और 100Q का रेशियो बताना है। तो 100P और 100Q का रेशियो भी इतना ही रहेगा, तो 7:3 आपका आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट, मान लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है कैसे करना, तो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं जैसे 72 और 27 दिख रहा है, तो इसको प्लस माइनस करो, कुछ तो करो। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 99 आ रहा है, जैसे मेरा कुछ काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 72 माइनस 27 तो आपका 45 आ रहा है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, 10a माइनस b है, मतलब 10 अगर मैं 72 माइनस 27 करूँ तो ये 1045 है बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस बी का? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये तो 1045 है, ये 45 डिग्री तो ये आपका 1 हो गया। 1 से जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1072 1027 इक्वल टू 1072 माइनस 1027। तो आपको दिख रहा है 1022 माइनस 1027 माइनस ये पूरा उधर भेज दिया है, तो आपका सिंपली 1 आ जा रहा है, ये बच जाएगा, तो 1 आपका आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करा कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन 50, 150 एंड 175 है, कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब। जब लार्जेस्ट क्यूब पूछता है तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों का एचसीएफ जब आप लोगे तो आपका 25 आएगा, मतलब जो क्यूब लार्जेस्ट निकल के आएगा इसमें से वो 25 साइड का रहेगा। तो अब वॉल्यूम इसके क्यूब के वॉल्यूम से इस छोटे छोटे क्यूब सॉरी इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से इस क्यूब्स के वॉल्यूम को डिवाइड करते तो हमें निकल के आ जाएगा कितने क्यूब्स आएंगे। तो 50 इंटू 150 इंटू 175 ये क्यूबॉइड का हो गया वॉल्यूम, और नीचे अगर मैं एक क्यूब का वॉल्यूम डाल दूं इससे डिवाइड कर दूं हमें टोटल क्यूब्स आ जाएंगे। तो आपका ये आ गया 2, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 7, 6 दूनी 12, 7 84, तो आपका 84 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि पी एंड क्यू आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स जिनकी रेडियस हमें 7 और 3 दे रखी है। If the direct common tangent to the circle meets PQ extended at A, then divide PQ, then A divides PQ इंटरनली और एक्सटर्नली की बात कर रहा है। तो एक बार हम ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका P और ये है आपका एक सर्कल और Q जिसका सेंटर Q है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो हम इसकी कुछ बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये कुछ है सही ड्रॉ नहीं हुआ, सही से भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये कुछ हो गया ड्रॉ, ठीक है, सही से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब क्या कर रहा है कि मीट्स पी क्यू एक्सटेंडेड, तो पी क्यू को भी एक्सटेंड कर देते हैं और ये यहाँ पे आके ए पे मिलता है। इसका जो रेडियस है 7 है और आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हमने सेंटर से टेंजेंट को टच किया। ऐसे ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ये दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए। और ये आपका 3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 3, ये आपको ट्रेंगल दिख रहा है, कैसा ट्रेंगल नहीं दिख रहा है, ये ट्रेंगल दिख रहा है और ये इसके पैरेलल है क्योंकि भाई 90-90 है ना, ये 90-90 है ना, तो ये पैरेलल समझ लो। तो अगर इसका 3:7 है तो इसका भी तो रेशियो 3 और ये पूरा 7 हो जाएगा कि नहीं, या कह सकते हैं 4 हो जाएगा कि नहीं, ऐसे तो होगा। तो वैसे ही आपको देखना है ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है। तो अगर ये 1 सेकेंड यार, हाँ, तो अगर ये 3:7 है तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये पूरा अगर मैं पूरा ले लूँ तो 7 हो जाएगा, तो ये आप कह लो ये 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब हमें बताना है कि ए डिवाइड्स पी क्यू। पहली बात तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली तब करता जब पी क्यू आपका ऐसे होता और ए आपका यहाँ पे होता, तब ये इंटरनली करता, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है ये आपको समझना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। पहली बात हम ये समझते हैं, मान लो P और Q ये है और A इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मान लेता हूँ एक एग्जांपल ले लो, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो 1 या 2:1 में क्यों डिवाइड कर रहा है, कैसे आया 2:1? तो आप ऐसा मान लो A यहाँ पे है तो आप A से P की डिस्टेंस तक जाओगे जो कि 2 आ रही है, और A से Q तक जाओगे वो 1 आ रही है, उसका रेशियो 2:1 आ रहा है। तो ऐसे आपका इंटरनली डिवाइड होता है। मतलब जो हमने डिस्टेंस निकालनी है ना, मानो P और Q को डिवाइड कर रहा है A, तो आप A की डिस्टेंस निकालोगे P से पहले और इस A की डिस्टेंस निकालोगे Q से। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आपको निकालना है पी क्यू को ए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहली बात तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आपको दिख रहा है सबसे। अब आप ए की डिस्टेंस निकालो से पी से कितनी दूर है, तो पी से दूरी है 7, और फिर ए की डिस्टेंस निकालोगे क्यू से जिसकी डिस्टेंस है 3। तो ये आपको डिवाइड करेगा 7:3 में। ए डिवाइड करेगा पी क्यू को एक्सटर्नली। मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे आपका आंसर आ चुका है लेकिन आपको फिर से समझा दे रहा हूँ क्या कहा मैंने, कि हमें जैसे कोई भी लाइन है, पी क्यू लाइन है जिसको ए डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में करेगा ये निकालने के लिए हम ए की डिस्टेंस निकालेंगे पी से और ए की डिस्टेंस निकालेंगे क्यू से। तो मैंने यहाँ पे ए की डिस्टेंस निकाला पी से पहले जो कि 7 आ रही थी, और ए की डिस्टेंस निकाला क्यू से जो कि 3 आ रही थी। और एक्सटर्नली आपको दिख रहा है तो ये आपका एक्सटर्नली इन रेशियो 7:3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट इतना, सेलिंग प्राइस दिया है, 12% का प्रॉफिट होता है, वाटर सीपेज के कारण 1/5 शुगर जो होता है डैमेज हो जाता है, तो अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए कि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो 5% का हो। अगर आपको पहली बार में पढ़ने में अजीब लग रहा है आप इसको स्किप मारो, दोबारा आके जब भी करो बहुत ही शांत दिमाग से करोगे तो आपसे बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी। वही है कि आपको थोड़ा सा काम माइंड से इसको सोचना है। कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें 44.8 दे रखा है, 12% का प्रॉफिट है, मतलब 25 का सामान 28 में दिया जा रहा है, तो 28 इंटू 25 ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। काटो, 28 से करना 28 होता है, 16 आता है, तो 8 का 48 होता है, ये 1.6 बार चला जाएगा।
और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। तो 40 आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब आपको हो सकता है समझ ना आ रहा है यार अब कैसे निकालूं, ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है। तो आपको पता है 1 kg 40 ग्राम का, यही तो है। तो मतलब 1000 ग्राम जो है वो आपका 40 रुपए का है, 40 रुपए का है। 1000 ग्राम आपका 40 रुपए का है। इतनी बात क्लियर है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको 5% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब ये 40, 5 देखो 40 का 10%, 4 रुपए, 5% कितना होगा, 2 रुपए। मतलब आपको 42 रुपए कमाना है, तो आपका 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 1000 ग्राम बेच के आपको 42 रुपए कमाना है। लेकिन इस 1000 ग्राम में आपका 1/5 शुगर डैमेज हो चुका है, मतलब 200 ग्राम डैमेज हो चुका है। मतलब आपको 800 ग्राम शुगर बेच के आपको 42 रुपए कमाना है। 800 ग्राम शुगर बेच के आपको 42 रुपए कमाना है। ठीक है, तो अब आपको 1 kg, भाई जो डैमेज होगा उसको थोड़ी बेचोगे, तो आपको 1 kg का दाम निकालना है कि आपको पता है 800 ग्राम का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस रहेगा वो 42 रुपए रहेगा। फिर से समझो, मैं थोड़ा सा बेकार तरीके से बोल दिया, सुनो। 1000 ग्राम 40 रुपए, आपको 42 रुपए कमाना है, लेकिन अब आपके पास 800 ग्राम ही है। मतलब अब आपको 800 ग्राम बेच के 42 रुपए कमाना है। सिंपल सी बात है, मतलब 800 ग्राम को आप 42 रुपए में बेचोगे, लेकिन आपसे पर केजी का पूछ रहा है ना, यहाँ पे पर केजी का पूछ रहा है, पर केजी का सेलिंग प्राइस। तो इसको 1000 ग्राम करना पड़ेगा। 1000 ग्राम करने के लिए सिंपल यहाँ पे 1 जीरो और लगा दो, यहाँ पे भी 1 जीरो और लगा दो, 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड कर दिया, 8 × 5 होता है 40, 8 दूना होता है 16, 52 से एक ही ऑप्शन दिखा, ए वाला ऑप्शन मैंने टिक मार दिया। वैसे यहाँ पे 0.5 आपका और आ जाएगा। समझ गया, तो मैंने 1000 ग्राम का सिंपली निकाल दिया बहुत ही आराम से। फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, हमने क्या किया, हमने 1 kg का कॉस्ट प्राइस निकाला जो कि 40 है। हमें 5% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें इसको 42 में बेचना पड़ेगा। 1000 ग्राम को हमें 42 रुपए में बेचना पड़ेगा। लेकिन ये 1000 ग्राम का 200 ग्राम वेस्ट हो चुका है, मतलब मुझे 800 ग्राम को ही 42 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब 800 ग्राम को मैं 42 रुपए में बेच रहा हूँ, यही हमारा सेलिंग प्राइस है। अब हमें 800 ग्राम का नहीं से निकालना था, हमें 1 kg का निकालना था, तो इसको आपको 1 kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स। पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स, पाइप आर कैन फिल इट इन 45 आवर्स। अब क्यू और आर को साथ में ओपन कर देते हैं 6 घंटे के लिए, जिसके बाद डब्ल्यू को ओपन करते हैं इम्पटी करने के लिए। तीनों पाइप को हम साथ में ऑन कर देते हैं 24 आवर्स के लिए, तो वो हाफ लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब आधा भर जाता है। तो हमें टाइम बताना है डब्ल्यू का। बहुत इत्मीनान के साथ जो बातें लिखी हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पे क्यू का ये दिया, आर का ये दिया, डब्ल्यू का भी हमें कुछ पता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60 और तिहाई 45। तो ये आपका ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 15 तिहाई 45 चौका आपका 18, तो 180 इसकी टोटल कैपेसिटी है। और Q और R, आप देखो Q और R 6 घंटे के लिए ऑन है, तो इनकी एफिशिएंसी 7 है, 7 छक 42, मतलब 42 लीटर इन्होंने भरा होगा 7 घंटे में। अब W को ओपन कर दिया गया टैंक को इम्पटी करने के लिए, और ये तीनों मतलब Q R W तीनों अब 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं, और ये हाफ लेवल पे पहुंचते हैं। हाफ लेवल मतलब समझते रहो कि 180 टोटल कैपेसिटी है, तो ये 90 लीटर्स तक भर देते हैं। ये तो मतलब वो 90 लीटर से भर चुके हैं, जिसमें 42 लीटर ये ऑलरेडी भर चुके हैं। क्यू और आर मिलकर 42 लीटर भर चुके हैं, मतलब अगले 24 घंटे में इन्होंने 48 लीटर भरा होगा कि नहीं। अरे यार 42 भर चुके हैं, 90 भरना है, तो 48 ही तो और भरना है इनको। तो अगले 24 घंटे में इन्होंने 48 भरा है, 24 घंटे में। तो टोटल वर्क, ये वर्क ही तो हुआ। इसको मैं टाइम से अगर डिवाइड कर दूं, टाइम 24 घंटे लगा है, तो मतलब इनकी जो एफिशिएंसी होगी, क्यू आर डब्ल्यू की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 होगी कि नहीं, ऑब्वियस है 2 होगी। क्यू और आर की एफिशिएंसी 7 है, तो डब्ल्यू की, क्योंकि डब्ल्यू खाली कर रहा है, तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी 5 होगी, तभी तो इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी 2 होगी। तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी आ गई 2, सॉरी 5 आ गई। अरे यार ये इनकी एफिशिएंसी है, इन दोनों की एफिशिएंसी है 7, तो भाई डब्ल्यू की एफिशिएंसी -5 होगी, तभी तो होगा काम। तो 5 आपकी डब्ल्यू की एफिशिएंसी होगी, -5 कर लो। माइनस का मतलब ये है कि वो टंकी को खाली कर रहा है, मतलब डब्ल्यू 5 की स्पीड से टंकी को खाली कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से। हमसे पूछ रहा है कि भाई कितना समय लेगा डब्ल्यू को खाली करने में, टंकी को, पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी, 180 लीटर। इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 तिहाई 15 और छक्का 30 होता है, तो आपका 36 आ जाएगा करेक्ट आंसर। आसान था कि नहीं, आप मुझे बता दो। अच्छा एक बात और, कि कुछ बच्चे ये जो मैं बोलता हूँ ना आसान था कि नहीं, उससे ऑफेंड हो जाते हैं। उनका मतलब है कि मैं उनको डिमोटिवेट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पहले तो मैं इतना अभी
मुझे पता नहीं कि क्या बातें बोलनी चाहिए, क्या बातें नहीं, मेरे मुंह से निकल जाती हैं ऐसे ही, बस समझ रहे हो, ऐसे ही। तो पहली बात तो मैं इसलिए बोलता हूँ आसान था कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने, उसका मतलब ये सिंपली है कि जो चीज़ें मैंने की यहाँ पे, इसमें क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डिफिकल्ट लग रही हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, या ऊपर भी जो भी मैंने चीज़ें, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस है कि जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान चीज़ें से ही मैं करा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आसान था कि नहीं, मतलब इसमें कुछ भी मैंने ऐसा रॉकेट साइंस का जो आपको समझ ही नहीं आओ, ऊपर से निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आसान था कि नहीं, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैंने आपको बता रखा कि जो ये वाला एंगल होता है और जो ये वाला एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कम से कम 3 से 4 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा बताया हूँगा। तो ये जो एंगल होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। तो आपको यहाँ पे किसका दिया है, यहाँ पे आपको दिया है एंगल ADB, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, ये आपको दिया है, ADB कहाँ गया, 68 दिया है। तो इन दोनों का सम ACB पूछा, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से आप वो 68 घटा दो, तो आपका 112 डिग्री आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी बात बिल्कुल क्लियर होगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ राइस की और अगर मैं बात करूँ व्हीट की, तो एक मंथ में ये 20 kg राइस और 8 kg व्हीट को कंज्यूम करता है, और जो राइस का प्राइस है 20% है प्राइस ऑफ व्हीट के। ठीक है, तो मतलब अगर ये 5x है तो ये आपका x है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है 300 पर मंथ है, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर एक बार निकाल लो, एक्सपेंडिचर टोटल, तो ये आपका 20x आ जाएगा और ये आपका 8 40x आ जाएगा। मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 60x है। ये आपका 20x है और ये आपका 40x है। 60x की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 300 दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रही है, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आपको 5 दिख रही है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो x की वैल्यू 5 है, तो चलो ऐसे कर लो, ये 5 है आपका और ये आपका कितना है, वैसे इसकी जरूरत नहीं लेकिन कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे इरेज करके डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये 5 है और ये आपका क्या था, ये आपका 5x था ना मेरे ख्याल से। तो ये आपका 25 हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी। इसका मतलब ये रेट है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर प्राइस वीट का प्राइस जो है ना वो 20% से इंक्रीज कर जाता है, 20% इंक्रीज कर देंगे, इसका प्राइस अब 30 हो जाता है, इसका प्राइस 30 हो जाता है, तो हमें बताना है कि हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा राइस के कंजप्शन में कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है 300 ही रहे, मतलब अभी भी 300 ही रहे। तो आपको दिख रहा होगा ये 8 है, ये 30 है, तो 240 रुपये हो गया। 240 हमें मतलब 300 ही रखना है, मतलब इसको 60 रुपये ही रखना है, मतलब इसका जो खर्चा है वो 60 ही आए। 5 रुपये रेट है, 5 रुपये रेट है, खर्चा 60 ही आए। ठीक है, खर्चा 60 ही आए, तो मतलब अब हम कितना कंज्यूम करें, अब हम 12 kg कंज्यूम करें। यही तो हुआ भाई, 12 25 ही तो 60 होता है, 12 kg कंज्यूम करें, पहले हम 20 kg कंज्यूम कर रहे थे, अब हम 12 kg कंज्यूम करें, मतलब आप 8 घटा दो 20 में से, तो मतलब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40% आपको कंजप्शन में रिडक्शन करना पड़ेगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा दो, देखो यहाँ पे 240 रुपये आया, मतलब अब हमें राइस पे जो खर्चा करना है वो 60 रुपये का ही खर्चा करना है, और जो रेट है राइस का वो 5 रुपये है, तो 5 रुपये है तो 5 से डिवाइड करो, मतलब 12 kg ही हम खर्चा कर सकते हैं। तो पहले 20 खर्चा करते थे, मतलब 20 kg कंज्यूम करते थे, अब हमें 12 kg ही कंज्यूम करना है, तो मतलब 40% घटाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, if Ram purchase a fan he get 8% discount, however if he purchase 3 fans he gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third। अगर वह 3 फैन खरीदता है, मतलब उसको पहले पे 6, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको इतना रुपए पे करना पड़ता है। हमें MRP बतानी ईच फैन की, तो उसको मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि MRP 100 है, तो तीनों फैन की 100 100 100 MRP होगी, पहले पे 6% का, दूसरे पे 10% का और तीसरे पे 12% का डिस्काउंट मिला है, तो टोटल 28 की छूट मिली है, 300 पे 28 की छूट मिली है, ये तो मतलब हुआ। तो मतलब 272 का उसको मिला है, 272 की वैल्यू 6800 दिया है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो 272 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो आपका ये 17 से चला जाएगा, 17 चौका 17 इकन्ना छक्का, तो आपका 2500 करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान था बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट को करना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है,
आपको क्या करना है, ये देखो ये आपका साइन अपॉन कॉस है और ये आपका 1 अपॉन कॉस है, तो ऐसा करो नॉट डिफाइंड ना बने, तो आप कॉस की वैल्यू को 1 रख दो, मतलब 0 डिग्री रख दो, 0 डिग्री पे आपका ये 1 हो जाएगा और साइन आपका 0 हो जाएगा, कॉस 1 साइन 0 आपको रखना है। तो आपकी m की वैल्यू a आ जाएगी, ऑब्वियस है भाई ये 1 है तो m की वैल्यू a आ गई, और अगर मैं y की बात करूं तो ये आपका 0 है, तो ये y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब आपको इसमें m की वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका m नहीं आया है, तो m की वैल्यू पुट कर दो, तो m की वैल्यू आई थी a, तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आपका पूरा चला जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी 1 मानी थी, तो +1 आ जाएगा, तो ये आपका एक ही में, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप खुद बताओ आसान है कि नहीं, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x वेरीज डायरेक्टली, तो हम x इक्वल्स टू k लिखेंगे, k आपका कांस्टेंट है, y के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड z के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर x की वैल्यू 1/36 है तो k की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, z की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। मैंने सिंपल x y z की वैल्यू डाल के k की वैल्यू निकाल लिया है, तो यहां से k की वैल्यू 1/32 आ रहा है। अब आपको बताना है 800 k की वैल्यू, 800 x की वैल्यू, तो 800 भाई दोनों तरफ 800 800 कर दो, लो 800 इंटू 800, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, 800 की इसकी वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1/32 है, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब 27 बटे z की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 25 हो जाएगा इंटू 800 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 8 चौक 25 चौका 100, आपका 27 करेक्ट आंसर आ जा रहा है, 800 के की वैल्यू 27 आ जा रही है। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ करना, बहुत ही आसानी से हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अ ट्रेंगल ए बी सी इज मेड ऑन अ सर्कल, ए बी इज द डायमीटर। तो आप देखो यहाँ पे ए बी सी एक सर्कल है जहां पे, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, एक सर्कल है जहां पे ए बी आपका डायमीटर है और ए बी सी में भी आपका बी सी इज इक्वल टू रेडियस है, तो आप ऐसे कुछ कर लो, बी सी आपका ये होगा, ये आपका ए बी सी हो गया है, ए बी सी हो गया है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, तो ये रेडियस के ही बराबर ये भी है, तो आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस के बराबर ही है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये आपका 90 है, ये पूरा 90 ना भाई, ये पूरा 90 भी तो है, ये पूरा 90 है, ये 60, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। आपको बताना है एंगल ए बी सी जो कि 60 डिग्री है इक्वल्स टू एक्स टाइम एंगल बी ए सी आपका 30 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू सिंपली आपकी 2 आ जाएगी, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थीफ और पुलिसमैन पे है, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और मैंने बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें मोस्ट ट्रेंडिंग हमसे बार बार पूछता है, क्या पूछता है कि चोर कितने देरी बाद पकड़ाया, या चोर पकड़ाने से पहले कितना दूर भागा, या पुलिस पकड़ने से पहले कितना दूर भागा पुलिस, चोर को पकड़ने से पहले कितने दूरी भागा है पुलिस। ये 3 टाइप जो हम तुरंत देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे हमें ये बात दिया है कि चोर पकड़ाने से पहले कितना भागा है, ये हमें ऑलरेडी दिया है, हमें निकालना नहीं, ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि हम इसको लिखते कैसे लिखते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम रिलेटिव डिस्टेंस लिखेंगे, चोर और पुलिस के बीच की दूरी जो कि 250 मीटर है। देखो यहाँ पे सारी बातें किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पे बस मीटर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में, तो 250 मीटर मतलब 1/4 किलोमीटर, तो 1/4 आपका रिलेटिव डिस्टेंस है। रिलेटिव डिस्टेंस को अगर मैं रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा कि कितने टाइम बाद चोर पकड़ाया है। ठीक है, तो ये मुझे रिलेटिव डिस्टेंस दिया है, इसको मैं रिलेटिव स्पीड मतलब पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड, तो पुलिस की 70 दी है, चोर की मैं मान लेता हूँ टी, तो इतने समय बाद चोर पकड़ाया है या इतने समय बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा है, ये हमारा टाइम निकल के आ गया। टाइम मतलब इतने टाइम के लिए चोर भी भागा है, इतने टाइम के लिए पुलिस वाला भी भागा है। अब इतने टाइम के लिए चोर भागा है और चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इतने समय के लिए चोर भागा है और इसकी स्पीड टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या है, ये टाइम है, ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस किसका आएगा, चोर का आएगा, क्योंकि चोर की स्पीड से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये चोर का डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 1.5 हमें दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा टी इक्वल्स टू आपका 6 इंटू 70 माइनस 60, 7t इक्वल्स टू 6 इंटू 70, तो टी की वैल्यू आपकी 60 किलोमीटर
पर आवर आ जाएगी। ठीक है, आसान था कि नहीं आप खुद बता दो। आसानी था, और मैंने आपको बार बार बताया कि इसको हम विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, मतलब 20 से 25 सेकंड में आराम से, 20 सेकंड में ज़्यादा बता रहा हूँ, इसको हम 15 सेकंड में आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि अ कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट। आपने इंस्टॉलमेंट देखा, आप छोड़ के भाग गए, आप यही करते हो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट के होते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इंस्टॉलमेंट का है ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने इंस्टॉलमेंट देखा, बाद में करेंगे, बाद में समय नहीं मिला, बाद में भी आए तो सोचा कि इससे बेटर हम कुछ और कर ले, यही सोचते हो आप। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट का है नहीं, और अगर इंस्टॉलमेंट से डर भी लग रहा है तो आप मेरी वीडियो देख लो, आपका सारा डर दूर हो जाएगा। हाँ, तो अ कस्टमर 975 रुपये पे करता है इंस्टॉलमेंट्स में। द पेमेंट इज डन ईच मंथ 5 रुपीज लेस देन द प्रीवियस। मतलब अगर इस महीने में अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो अगले में 95 दूंगा, फिर अगले में 90 दूंगा, ऐसे मैं दे रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में। जो पहला इंस्टॉलमेंट मेरा 100 रुपये का है, टोटल मैंने कितना रुपये दिया, 975 दिया है, तो मुझे कितने समय लगे, कितना समय लगा है, ये पूछा है। बेसिकली ये ईपी का सवाल है। देखो, पहले महीने मैंने 100 रुपये दिया, दूसरे महीने मैंने 95 रुपये दिया, तीसरे महीने मैंने 90 रुपये दिया, चौथे महीने मैंने 85 दिया, ऐसे मैं दे रहा हूँ। कितने समय बाद मैं इनको टोटल 975 रुपये दे दूंगा, ये बेसिकली एपी का सवाल है। एपी में बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू ये मुझे दिया है। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे लिखते हैं, n/2। ये आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 में तो आपका n मंथ्स लगेगा, तो n/2 2a प्लस, वैसे तो a प्लस एल होता है, लेकिन हमें l तो पता नहीं है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो क्या करेंगे 2a प्लस n-1d। अब 2a क्या है, a आपका पहला टर्म है, a आपका पहला टर्म है, वैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म्स, ये आपका n/2 a प्लस एल होता है, और n/2 2a प्लस n-1d, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ये होता है। तो 2a 200 प्लस n-1, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -5 है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे साइन लेके चलते हैं, 5 से घट रहा है तो -5 हो जाएगा, तो -5 की जगह आप इसको कर दो ऐसे, इसको ऐसे कर दो, ये आपका 975 हो जाएगा। यहाँ से आप ये 205n कर दो डायरेक्ट। ठीक है, देखो 200 ये, और ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा +5, तो 205 -5n, और इसका n, और n को 2 को उधर भेज दो तो आपका 1950 हो जाएगा। तो ये आपका 5 से काट दो अगर आपका, तो ये 41 -n इक्वल्स टू, ये आपका कितना आ जाएगा 390। तो बेसिकली आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, n² - 41n प्लस 390 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि आपका 26 और 15 आपका आएगा वैल्यू। तो n की वैल्यू आपकी 26 और 15 आएगी, क्योंकि यहाँ पे -26 -15 से बन रहा है, तो n की वैल्यू आपकी 26 और 15 आ जाएगी, डायरेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, 26 और 15 आ गए, तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 15 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, लेकिन अब ये 26 क्यों आ रहा है मैं आपको ये बताऊंगा, इसका आंसर 15 ही होगा, तो 15 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 26 क्यों आ रहा है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो, जब आप देखो ये 95 90 ऐसे गए, मान लो आप 35 तक गए मान लो, और आपका 975 रुपये पूरा हो गया। ठीक है, अब आप आगे जा रहे हो, 35 से आप 30 पे जाओगे, ऐसे जाओगे, 25 पे जाओगे, फिर 20 पे जाओगे, ऐसे जाओगे आगे, तो आपका कुछ रुपए ऐड होता चलेगा, 975 में कुछ रुपए ऐड हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपका ये, आप कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, आपका 1100 हो गया, मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कि आपका 0 तक गया तो आपका ये रुपए ऐड हो गया, तो आपका ये 1100 हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे तो अब ये -5 आ जाएगा, -5 -10 -15 ऐसे आएगा, तो फिर आपका पैसा घट रहा है, मतलब 1100 में से पैसा घट रहा है, तो धीरे धीरे ये 975 पे फिर से पहुंच जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 15 मंथ लगा है, और यहाँ पे यहाँ तक आने में आपका 26 मंथ लग जाएगा, 26 मंथ बाद फिर से आपका 975 रुपये ही रहेगा। इस वजह से आपका यहाँ पे 2 आंसर आया, लेकिन ये वाला गलत है, हमें इस वाले को मान के चलना है कि कब तक आपका इंस्टॉलमेंट पूरा, आप माइनस में पैसा थोड़ी दोगे, तो आपका ये 15 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको सारे फॉर्मूला रिकॉल करा सकूं। देखो, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या होता है, n+1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n+1 to n+1/6।
ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल टर्म्स होता है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका n का स्क्वायर। ये अगर मैं बोलूँ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये समझ लो कि इसका स्क्वायर कर दूंगा अगर पूरे का तो आपका क्यूब का आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे भी कह सकते हो सिग्मा ऑफ एन क्यूब होता है, ये सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर ये होता है, और सिग्मा ऑफ एन ये होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या निकालना था, एवरेज। पहले तो एवरेज निकालना, ध्यान देना एवरेज निकालना है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल टर्म्स। तो क्या किया, n प्लस 1 2n प्लस 1, यही हुआ n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये इनका क्या आ गया, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स आ गया। लेकिन हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल 45 टर्म्स ही तो 45 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3 इंटू 2 है, मान लो इसको 3 इंटू 2 मान लो, 3 इंटू 2 मान लो, तो ये आपका 23 चला गया। तो यार ये तो चलो ठीक है, डिवाइड बाई हम 3 कर देंगे, तो 3 छक 18 होता है, 3 9 27 होता है, 3 सत्ते आपका और 6 6 आ जाएगा। तो 697.66 मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ अ ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 52 यूनिट्स देन ऑल इट्स साइड हैव लेंथ ऑफ कितनी यूनिट हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल की बड़ी से बड़ी मतलब लार्जेस्ट साइड भी ले लो ना, तो उसके पेरीमीटर के हाफ से तो कम ही होगी। अगर ये बात आपने पहले कभी पढ़ भी नहीं रखी ना, तो भी आपको ये कॉमन सेंस है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपको आराम से दिख जाएगा ये बात। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो आपको पता है कि इसकी 2 साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से तो ज़्यादा ही होता है, ये बात तो पता है। आपको मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा, मतलब उसकी जो एरिया होगा बहुत कम होगा। कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मानो ये एक साइड है और बाकी जो 2 साइड है ना, वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एकदम ऐसे। या आप इसको और भी सटा दो, एकदम सटा दो, एकदम 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 सटा दो, ऐसे एकदम सटा दो एकदम, या इससे और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा सटा दो, बस हल्का सा वो ट्रायंगल रहना चाहिए, एक मतलब वो स्ट्रेट लाइन ना बनना चाहिए, तब तक सटा दो एकदम। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये x है तो ये भी, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो लगभग x हो जाएगा, लेकिन आपको पता है x से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। x से थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन x कर दे रहा हूँ, हल्का सा x से ज़्यादा है, या मैं ऐसा कोई साइन दिखा दे रहा हूँ कि उसका मतलब आपसे मतलब कि x से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस x बार का मतलब है कि x से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ही थोड़ा सा ना। लेकिन आपको पता है लगभग x, ये x है, एक साइड जो बड़ी वाली साइड है वो x है, और इन दोनों का सम x से हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन x मान लो एक बार को, ठीक है, लेकिन x से ज़्यादा है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वह 2x से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई x ये और थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2x पेरीमीटर हो गया, 2x से थोड़ा सा ज़्यादा पेरीमीटर हो गया। तो अगर मैं इसका हाफ करूं, इसका मैं हाफ करूं, क्योंकि ये 2x से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका हाफ करूंगा तो x से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होगी, बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके हाफ से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, और ये दोनों तो कम है ही, आपको दिख ही रहा है। तो ऐसे कोई भी साइड हो सकती है ना, ये वाली तो कोई भी साइड हो, पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो कोई भी साइड हो, उसका जो सबसे बड़ा वाली भी साइड होगा, उसका भी जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर के हाफ से तो कम ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बस यही तरीका है। तो आपका ये 52 है, तो इसका हाफ से 26 हो जाएगा, उससे थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब थोड़ी सी कम नहीं, मतलब तीनों साइड उससे कम ही रहेगी, ये हमें पक्का पता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर 1260, ये सेलिंग प्राइस है, 25% प्रॉफिट बेचा है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। और ये भी सेलिंग प्राइस है, इसको 10% लॉस पे बेचा है, तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 1440 1260, 14 12 26 27, तो इसका क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस 27। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो 1260 को इसने 25% प्रॉफिट मतलब 5 पे बेचा है, 4 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस इतना आ चुका है, इसको अगर मैं करूँ थोड़ा सा, तो 2 5 2, तो ये आपका 1008 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर मैं दूसरे वाले के कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करूं तो 10% लॉस पे बेचा है, तो ये आपका 1600 कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना जा रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 2608 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जा रहा है, और सेलिंग प्राइस इतना है।
तो यहाँ से आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट आपको 92 का मिल रहा है, 2608 पे इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो मतलब इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व कर, तो इसको हम किससे काटते हैं, इसको हम 4 से काटते हैं। तो 4 छक्का 25 दूना, ठीक है। और फिर से हम इसको 4 से काट देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 1 6 3। ठीक है, तो 25 इंटू 23 करना बहुत आसान है। 25 दूना 50 होता है, 500 प्लस 75, 575 को आपको 163 से डिवाइड, वैसे आपको दिख रहा है लेकिन आप एक बार कर लो, क्योंकि 163 को आप फर्दर नहीं काट सकते 27 में। ठीक है, नहीं काट सकते, मेरे ख्याल से नहीं काट सकते, तो आपका फिर यही वाला आंसर आ जाएगा। वैसे सॉल्व भी कर लो। तिहाई होता है 489, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे आपका 8 आ गया, तो 386/163 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके IMR 678 में CGL 2024 के प्री के जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैंने सब कुछ आपको करा दिया है। इसका कंपाइलेशन आपको कल मिल जाएगा, एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। जिसने अगर IMR नहीं देखा है तो डायरेक्ट PYQ डोज 5 देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।